नमस्कार दोस्तों, केरोली ई ट्यूटोरियल में संदीप कुमार शर्मा पत्रकारिता के एक और लेक्चर लेकर आपके साथ हूँ। जो बच्चे पत्रकारिता करना चाहते हैं या पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले हमने जो पत्रकारिता और चुनौतियाँ जो जो आती हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसके कुछ वीडियो पोस्ट किए हैं, आप देख सकते हैं। आज जो विषय है बात करने का, तो ये है पत्रकारिता और एज फैक्टर। तो पत्रकारिता में भी एज फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसको स्वीकारा जाए या ना स्वीकारा जाए, लेकिन एज फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। आज से पहले की बात करेंगे, जो पूर्व की पत्रकारिता थी, कुछ साल पहले की बात करेंगे, तब एज फैक्टर उतना मायने नहीं रखता था। उस समय पर पत्रकारिता में इतना प्रतिस्पर्धा नहीं थी पत्रकारिता के क्षेत्र में। अब प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। अखबारों की संख्या भी बढ़ी है, अखबारों के काम करने के तौर तरीके भी बदले हैं, मार्केटिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण हुई है, मजबूत हुई है। अखबारों की मार्केटिंग के तरीके बदले हैं, सब कुछ ऑनलाइन मोड में आया है और इस कारण स्पीड पत्रकारिता के क्षेत्र ने पकड़ी है। अब इसमें हुआ ये कि एक एज फैक्टर जो है, एज फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब आने वाले समय में अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को पत्रकारिता की फील्ड में भेजना चाहते हैं या आगे लाना चाहते हैं, या फिर आप बच्चे हो जो इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो इस एज फैक्टर पर आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण देखना चाहिए। क्योंकि कुछ भी कैरियर डिसाइड करने से पहले हमको उस करियर की जानकारी पूरी लेनी चाहिए कि वो हम अगर उसको, पहली बात तो मैं आपसे पिछले सभी वीडियो में एक बात कहता रहा हूँ कि अगर आपकी हॉबी है तब आप इस फील्ड को चुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा काम करने में। और अगर आप हॉबी नहीं है और आप अगर एक सिर्फ इसलिए फील्ड चुन रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में करना है, तब मेरा आपसे बार बार एक ही निवेदन है कि आप इस फील्ड को मत चुनिए। आप अपना कुछ टारगेट फोकस कीजिए जिसे आप सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एज फैक्टर पर। अब कुछ साल पहले तक होता यह था कि इस फील्ड में एज कहीं मायने नहीं रखती थी। चाहे जर्नलिज्म के लिए फील्ड हो या फिर आप डेस्क की बात हो या आपके जो संवाददाताओं के लिए साथ, तो आज भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज फैक्टर वहाँ आज काम नहीं कर रहा है। जो रूरल में संवाददाता बनाए जाते हैं उसके लिए ये फैक्टर काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप प्रेस में जॉब कर रहे हो, जर्नलिज्म कर रहे हो, आप प्रेस की नौकरी कर रहे हो, और तो आपके लिए ये फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आप अगर यंगर हो और अगर आप तत्काल निकले हो, आप जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन पूरा करके, तब आपको सीधे के सीधे बहुत आसानी से अप्रोच मिल जाएगी। आप जॉब तलाश सकते हो, जॉब आपको मिल सकती है, लेकिन उसमें आपसे अनुभव मांगा जाएगा। लेकिन अनुभव आज की स्थिति में लेना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन ये जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, पत्रकारिता के क्षेत्र की अब महत्वपूर्ण बात यह हो गई है कि इसमें बहुत ज़्यादा जब आपकी एज बढ़ती जाती है, तब एक समय पर जाकर जितनी एज आप बढ़ते जाओगे, जितना सीनियर होते जाओगे, सीनियर होने के साथ साथ आपके काम में बहुत ज़्यादा मजबूती आएगी। आपके काम के तौर तरीके बहुत अच्छे होंगे, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। लेकिन साथ में एक भय कहीं ना कहीं और भी काम करता जाता है कि अगर आपकी एज बढ़ती जा रही है, तब उस एज बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं आपकी जॉब पर, आपकी जॉब कहीं ना कहीं लटकी हुई तलवार के नीचे भी आने लगती है। बहुत कड़वी सच्चाई मैं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको करियर बना रहे हैं, तो करियर बनाने के लिए इस बात को बहुत मजबूती से समझना जरूरी है। जो शरीर है ना हम लोगों का, उस रगों में जो खून दौड़ता है, जिस खून को दौड़ने का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि हम लोगों को काम करने की जो स्पीड होती है, वो एक एज में स्टार्टिंग में वाकई बहुत ज़्यादा होती है। यंगर जो होता है ना, उसको आप कई घंटे दौड़ा लो, कई घंटे काम करा लो, उसको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक समय बाद जब आपकी एज बढ़ती जाती है, तो आपकी वर्किंग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुछ चीज़ों की शिथिलता आती है। ये प्रेस मानती है। प्रेस का ऐसा मानना है कि आप उम्र बढ़ने के साथ आपकी वर्किंग में थकावट आ रही है। हालांकि इस बात को कई लोगों ने नकारा भी है। कई अच्छी एज वाले लोग, उतनी ज़्यादा उनकी स्पीड है काम करने की जो एक यंगर के नहीं हो सकती है। लेकिन बावजूद उसके उस एज को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज के इस दृष्टिकोण में देखा जाता है कि चाहे अखबार कोई भी हो, वो उस मुद्दे पर
महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखते हैं। जब भी आपका रिक्रूटमेंट होता है, जब भी आप उसमें जाते हैं जॉब के लिए, फाइनल किए जाते हैं, तो अगर पहले आपको जो प्रोफार्मा जो आप देते हो सीवी वगैरह या जो भी होता है, उसके अंदर एज तो आपकी इंडिकेट होती ही है, लेकिन आप जब ज़्यादा एज ले करके कहीं जॉब के लिए जाते हो तो पहले पूछा जाता है, यहाँ तक के भी कमेंट किए जाते हैं कि आप कब तक करोगे आपकी पत्रकारिता और कितने साल तक करोगे, पूछा जाता है। और किस लेवल पर पूछा जाता है, ग्रुप एडिटर लेवल के लोग अगर इंटरव्यू ले रहे होते हैं तब पूछा जाता है कि यार आखिर पत्रकारिता करोगे कब तक। मुझे कई बार ये भी लगता है कि ये ऐसी फील्ड है जो अनुभव होने के साथ साथ आपके लिए खतरा भी एक दिन बढ़ाती जाती है, और जब आप बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हो तब या तो आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हो कुछ और अपनी वर्किंग शुरू करके, जो होना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अगर आप सिर्फ पत्रकारिता में बने हो तो अब ये मान लीजिए कि एक समय पर आकर के आपको रिप्लेस किया जाएगा। रिप्लेस किस स्थिति में किया जाएगा? अगर आप अपनी पारिवारिक स्थिति को मजबूत नहीं बना पाए हैं, अपने अपना कोई सोर्स आपका और अतिरिक्त नहीं है, आप उसी सैलरी पर अपने सब सपने देख रहे हैं, सपने बुन रहे हैं, तो उस सपने बुनते हुए सपनों को कहीं ना कहीं बहुत गहरा धक्का तब लगता है जब आपको 30 साल या 32 साल या 25 साल या 30 साल आपको काम करने के बाद में कोई संस्थान ये कह करके निकाल दे, छटनी का हिस्सा बना दे कि अब आप संस्थान के लिए उपयोगी नहीं रहे, क्षमा कीजिएगा। क्या कीजिएगा ऐसी स्थिति में? क्या करेंगे आप? क्या करेगा आपका परिवार? कहाँ खड़े होंगे? किसके पास फिर दोबारा जॉब मांगने जाएंगे? किस मुंह से मांगेंगे? क्योंकि पत्रकारिता जो आपकी छवि बना देती है वो एक ऐसे दायरे में ले आती है आपको जहाँ आप वीवीआईपी से कम नहीं होते। सैलरी भले ही आपकी 25,000, 30,000, 40,000 जो भी, लेकिन आप वीवीआईपी के दायरे में आ जाते हो। तो उस दायरे में रह करके जब आप पूरा जीवन निकालते हो, आप किसी संस्थान के लिए इतने सारे वर्ष देते हो, साल देते हो, और जब ये कहा जाता है कि छटनी वैश्विक मंदी एक ऐसा शब्द है जो मौका देता है संस्थानों को अपने यहाँ छटनी करने का। वैश्विक में अर्थशास्त्र का स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन जर्नलिज्म में लंबे समय तक रहा हूँ तो समझता हूँ सारी चीज़ें। तो वैश्विक मंदी जो होती है वो छटनी करने का एक अवसर प्रदान करती है, और छटनी की गाज किन पर गिरती है? जिनकी एज हो जाती है, जिनकी एज अधिक हो जाती है, उन लोगों पर गाज गिरती है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, एक अच्छा अखबार है, नाम नहीं दूंगा, रेपुटेटेड अखबार है देश का। एक जो सीनियर थे काफ़ी, उन्होंने काफ़ी समय करीब 35 साल संस्थान को दिए। इंग्लिश बहुत अच्छी थी, एडिटिंग बहुत अच्छी थी, खबरों को एडिट करना, खबरों की भाषा सुधारना, प्रूफ करना, हिंदी की बहुत अच्छी जानकारी, शब्दों को लेकर बहुत अच्छी पकड़ सब थी। 35 साल उन्होंने उस संस्थान को दी। क्या एक दिन आया? उस 35 साल में उन्होंने उस अखबार के जॉब के अलावा कुछ नहीं किया। उसमें ये हुआ ये कि जो अखबार की सैलरी मिलती थी उसी में उनका परिवार चल रहा था। ना घर लिया, ना कोई और जॉब किया, ना कोई और रास्ते तलाशे। हुआ क्या, एक दिन वैश्विक मंदी की खबरें चलने लगी। वैश्विक मंदी की खबरों के साथ में हर संस्थान को यह अधिकार स्वतः ही मिल जाता है। हालांकि मैं नहीं समझता हूँ कि क्या नियति होती है या क्या सोच होती है। एक दिन आदेश आता है कि वो टेबल पर काम कर रहे होते हैं, चश्मा लग चुका होता है। जब 35 साल आप किसी संस्थान में जाओगे तो मोटा चश्मा, बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। अनुभव तो आपको होगा, बहुत ज़्यादा अनुभव होगा।
लेकिन होगा क्या? एक दिन उस संस्थान में से मैसेज आता है, आप टेबल पे काम कर रहे होते हैं, पियून आपके लिए एक लेटर लाता है कि आपको संस्थान में छटनी करने का निर्णय लिया, आपको संस्थान में आपकी सेवाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। वो पत्र पढ़ते हैं, उनके हाथ से वो पेपर गिर जाता है नीचे, आंसुओं से उनकी आंखें फट जाती हैं। बूढ़ी आंखों में आंसू बहुत खतरनाक होते हैं, वो झकझोर देते हैं बूढ़ी आंखों के जब भी आंसू आते हैं। बूढ़ी आंखों के आंसू सच में बहुत झकझोरने वाले होते हैं, और मैंने तो उनको फूटते हुए देखा, फूट फूट कर रोते हुए देखा है। मैं यंग था, वो बुजुर्ग हो चुके, बुजुर्ग नहीं, 57 या 58 के आसपास हुई। उनसे जब उनके साथियों ने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने लेटर उठा करके हाथ बढ़ाते हुए कहा कि पत्नी बीमार चल रही, घर किराए का है, बेटी की शादी होनी, पढ़ाई उसकी चल रही है, मेरी बीमारियों का भी खर्च बढ़ा है, कैसे हो? चश्मा उन्होंने पहना, और कुछ लोगों ने उनकी जब पीठ थपथपाई कि चलिए कोई बात नहीं, हो जाएगा, अब जो भी होगा जीवन में कहीं ना कहीं कुछ रास्ते ढूंढे जाएंगे। उन्होंने पलट कर एक ही शब्द कहा कि इस उम्र में अब किससे जॉब मांगने जाऊंगा मैं, और कौन देगा मुझे जॉब? क्या ये पॉलिसीज नहीं सुधारी जानी चाहिए? अगर आपके यहाँ कोई उम्र दराज हो गया है, या तो आप अपनी गाइडलाइन में पहले लिख दीजिए कि हम अपने यहाँ जो वर्किंग करेगा उसको हम 35 ईयर, 38 ईयर, 40 ईयर के बाद हम उसको नहीं रखेंगे। तो कुछ जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। जो आएगा भी तो 40 ईयर की प्लानिंग कर लेगा कि उसके बाद मुझे क्या करना है। लेकिन अचानक इस तरह से निकाल देना, अचानक इस तरह का निर्णय लेना। वो जब जा रहे थे ना ऑफिस से, पूरा ऑफिस पीछे खड़ा था, मुझे जो बताया गया, पूरा ऑफिस पीछे खड़ा था। उन्होंने डोर खोला, पलट के नहीं देखा, बाहर तक भी लोग गए उसके पीछे, उन्होंने पलट के नहीं देखा, संस्थान के लिए। कुछ दिन बाद कुछ लोग उनके घर मिलने पहुंचे थे। तो पता है वो क्या कर रहे थे? उन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में 900 रुपये महीने की नौकरी ज्वाइन कर ली। ये सच्चाई है। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ कि अगर एज फैक्टर संस्थानों को डराता नहीं है, या उनको एज फैक्टर वो लोग अपने लागू नहीं करते हैं, तो इस तरह के उदाहरण क्यों सामने आते हैं? ऐसे एक उदाहरण नहीं, मोस्ट टैलेंटेड लोग जो अपने समय पर बहुत चमकता हुआ सितारा इस लाइन में हुआ करते हैं, एक समय पर जाकर उनको धुंधला जाते हैं। मैं मानता हूँ कि एक समय पर सूरज नया होता है, दोपहर होती है बहुत चमकता, सांझ होने पर धुंधला जाता है, लाल रंग हो जाता है। लेकिन क्या लाल रंग पर उसको उसके आजू बाजू उसको अंधेरे से घेर देना चाहिए? कितनी सच्चाई है। क्या पॉलिसीज ऐसी नहीं बननी चाहिए? क्यों आप उसको उस एज में अलग कर रहे हो? जब इतना बड़ा जहाज चला रहे हो तो उस जहाज के अंदर आपके कर्मचारी जो आपके साथ मेहनत करते करते बुजुर्ग हो गए, क्या आप उसके अनुभव से उसको नहीं जीवन में उसको जॉब बढ़ा, उनका जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं? उस अनुभव को कहाँ से लाएंगे? आप यंगर तो ले आएंगे, आप यंगर की मेहनत भी ले आएंगे, यंगर का जज्बा भी ले आएंगे, स्पीड भी ले आएंगे। अनुभव कहाँ से लाइएगा अगर इसी तरीके से पुराने लोग एज फैक्टर के नाम पर बाहर कर दिया जाएगा तो कहाँ से लाएंगे? जितने भी
बच्चे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं वो बहुत बारीकी से देखें। मैं इसलिए समझाना चाहता हूँ, मैंने आपसे शुरू से कहा है कि मैं पत्रकारिता जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसका तौर तरीके सब अलग होंगे। पहले आप उस फील्ड को समझ जाइए। पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि आप जल्दबाजी मत कीजिए अगर आपको पत्रकारिता के फील्ड में बच्चे को भेजना है तो। खाली एक चमक दमक तो बहुत ज़बरदस्त है उस फील्ड में, बहुत आकर्षक फील्ड है, खींच के ले जाएगी आपको बच्चे को। लेकिन मालूम पड़ा कि वो जो बुजुर्ग होने लगा था उसने धकेल के आपको बाहर कर दिया, क्या करेंगे? दूसरी बात, उम्र दराज होने के बाद भी फील्ड में काम वही लोग कर पाते हैं जो उस सिस्टम के हो जाते हैं, जो उस सिस्टम को पसंद आते हैं, जो वो सिस्टम में चल जाते हैं। लेकिन उनकी परसेंट जो होता है वो बहुत कम हो जाता है जाकर के। ऐसे सीनियर लोगों की संख्या कम हो जाती है क्योंकि ज़रूरत तो टीम की होती है ना, जर्नलिस्टों की, वो भीड़ होती है। उनको मैनेज करने वाले तो धीरे 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 जो पद हैं वो कम होते जाते हैं। तो इतने सारे लोगों को एक साथ सिस्टम में कैसे ले जाएंगे? लेकिन कोई पॉलिसी तो बनाई जा सकती है। बूढ़े दरख्तों को किस तरह से आप उखाड़िएगा कि संस्कार भी वही देते हैं, अनुभव भी वही देते हैं और पहचान भी वही होते हैं आपकी। इंस्पेक्टर में आज इतना ही, पत्रकारिता के इस लेक्चर में आज इतना ही। फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ पत्रकारिता का एक और लेक्चर लेकर मैं संदीप कुमार शर्मा आपके साथ मिलूँगा, आपके साथ चर्चा करूँगा। अगर आपने अभी तक कैरोली ई ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, क्योंकि सच्चाई समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फरेब भले ही कितना भी चमकीला हो, जितना भी दमकने वाला हो, जब तक हम उसकी हकीकत नहीं जान लें तब तक उसको स्वीकार ना करें। पत्रकारिता बहुत अच्छी फील्ड है, मैं इसकी बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसके कायदों को पहले समझ जाएंगे। अगर आप उसके कायदों को पहले समझ जाएंगे तब आप बहुत लंबी यात्रा इसमें करेंगे, और लंबी यात्रा इन सेंस ऐसी कि सफलता की लंबी यात्रा। मैं आप वर्किंग की लंबी यात्रा की बात कतई नहीं कर रहा। फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।